गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम देख लेते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे वन लाइनर फैक्ट्स को, कुछ पॉइंट्स को रिविजन भी करना है एंड एट द एंड हम लोग MCQs पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं, देख लेते हैं पहला मुद्दा क्या है, फर्स्ट इश्यूज़ क्या है या पहला न्यूज़ क्या है। यूपी में प्रयागराज और नेमिसरैंड इन दोनों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, स्वदेश दर्शन 2 यानी SD2 के तहत विकास स्थलों के रूप में इनको पहचाना गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से जो सवाल बनेंगे वहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको देखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा कि स्वदेश दर्शन है, ये लॉन्च कब किया गया था? स्वदेश दर्शन कब लॉन्च हुआ था? 2014-15 में यह लॉन्च किया गया था, इसका आरंभ हुआ था स्वदेश दर्शन का। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि यह कहाँ पर, यूपी में कौन से दो स्थान है, प्रयागराज और नैमिषारण्य, इन दोनों को चुना गया है, इन दोनों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अब पर्यटन मंत्री कौन है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दीजिएगा कि पर्यटन मंत्री कौन है। तो कौन है? जी किशन रेड्डी। ये कौन है? पर्यावरण मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसको क्या किया गया, इस स्थलों को पहचान की गई है। और यूपी में अगर बात की गई, ये तो एक्चुअली जब प्रोजेक्ट लाया गया था स्वदेश दर्शन, तो यूपी की जो विशिष्ट आप बोल सकते हैं एक तरह का कि यहाँ पर इस यूपी में करीब करीब यहाँ के 8 प्रोजेक्ट को लिया जा रहा है। 8 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको शामिल किया गया है। विषयगत सर्किट अगर देखा जाए तो टोटल 8 प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया गया है। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यूपी में टोटल 8 प्रोजेक्ट को लिया गया, जिसमें से भी प्रयागराज और नेमिषारण्य को चुना गया है। इसके अलावा पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। स्वदेश दर्शन 2014-15 में क्या किया गया था आपका, यह आरंभ हुआ था। अब बात आती है स्वदेश दर्शन 2 की। इसका उद्देश्य क्या है? इन स्थलों की जो विकास स्थल किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं तो एक टिकाऊ और क्या करना है, इन स्थलों को, ये जो 2 स्थल आप देख रहे हैं या फिर ये जो 8 स्थल है जो जिनको अभी प्रोजेक्ट आगे जिसके ऊपर बनाना है, इसकी पहचान जो की जानी है, क्योंकि विषयगत सर्किट कितना चुना गया है यूपी से 8, एक्चुअली क्या किया गया है कि टोटल 15 राज्यों से 30 शहरों को चुना जाएगा, 30 शहरों को जिसका कि डेवलपमेंट किया जाएगा। और किस रूप में उसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। तो एक टिकाऊ प्लस आप बोल सकते हैं कि जिम्मेदार गंतव्य स्थल के रूप में इसकी पहचान की जाएगी। टिकाऊ एवं या मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करके लिखा है टिकाऊ प्लस जिम्मेदार गंतव्य स्थल, ये इसका क्या है, एक उद्देश्य है। गंतव्य स्थल के रूप में इसको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। जैसे अगर पर्यटन, सपोज वहाँ पे अगर उस एरिया को डेवलप करते हैं तो उससे क्या होता है, स्वरोजगार भी विकसित होती है, वहाँ के लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। पर्यटन स्थल को अगर काफ़ी आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से वह क्षेत्र भी क्या हो जाता है, काफ़ी मजबूत हो जाता है। पर्यटक आएंगे, उससे क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका वो बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ों को, उनका उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का, इसी के तहत क्या किया गया है, जो कुछ स्थलों को चुन करके, जैसे टोटल 15 राज्यों में से 30 शहरों को जो है चुनाव किया जा रहा है इसके तहत। क्लियर? अब दूसरा अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर इसके तहत और देख लेते हैं कि चलिए ये तो हो गया ये। अब इसमें जिस मंत्र के थ्रू एक नया इसमें मंत्र भी जोड़ा गया है, वोकल फॉर लोकल। ओके, इसको, इस योजना को क्या किया गया है, वोकल फॉर लोकल, इसको भी थोड़ा ऐड कर दे इस मंत्र के साथ, इसको थोड़ा सा आरंभ किया गया है, वोकल फॉर लोकल। ओके, इस मंत्र के साथ इसको एक नया रूप दिया गया है, वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ क्या किया गया है, इसको एक नया रूप दिया गया है इस योजना को। ओके, क्लियर? अब समझ में आ गया। एक टिकाऊ और जिम्मेदार गंतव्य स्थल बनाना है जिससे लोगों को रोजगार वगैरह विकसित होगा। आप इसे अच्छे समझ सकते हैं, अगर कोई भी स्थल को आप डेवलप करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आर्थिक स्थिति को वहाँ के लोगों की बेहतर हो जाएगी, रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स थोड़ा यहाँ पर देख करके चलेगा। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर डिटेल में दे तो इस तरह से पूछ सकता है। और जो मंत्र दिया गया है इस बार, जो इसको जोड़ा गया है वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ, इसको एक नया रूप दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। दूसरा न्यूज क्या है देख लेते हैं। G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी 7 अगस्त को कहां पर, बिहार संग्रहालय पटना में शुरू की जाएगी। किसका है? G20 सदस्य देशों के साथ। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ सबसे पहले ये ध्यान देना है, G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी जो 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय, कहां से आरंभ हो रहा है, यह
बिहार संग्रहालय से। क्वेश्चन पूछ सकता है आरंभ कहाँ से है, तो बिहार संग्रहालय से पटना में शुरू हो रही है। अब थोड़ा आपको ये इमेज देख रहे हैं, ओके ये इमेज, आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यह क्या दिया गया है। ये जो कार्यक्रम है, प्रदर्शनी जो कला, जो एक आर्ट का एग्जीबिशन किया गया है, कला प्रदर्शनी जो की गई है, 7 अगस्त से स्टार्ट तो हो रहा है और यह 2 महीने तक चलने वाला प्रोग्राम है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 अगस्त टू 7 अक्टूबर। ये इमेज बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फिर भी ये 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और ये कब तक चलेगा, ये 7 अक्टूबर तक चलेगा, 7 अक्टूबर तक चलेगा, यानी 2 महीने तक चलने वाला क्या है, एक प्रोग्राम है। और इसका नाम दिया गया है, इस कला प्रदर्शनी का नाम दिया गया है टुगेदर वी आर्ट, टुगेदर वी आर्ट, ये नाम दिया गया है, टुगेदर वी आर्ट। ओके, टुगेदर वी आर्ट, मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, टुगेदर वी आर्ट, वी आर्ट, ये नाम यहाँ पर दिया गया है इस प्रदर्शनी का, टुगेदर वी आर्ट। क्लियर नाउ, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। इसका उद्घाटन किसके साथ, किनके द्वारा किया गया है, उद्घाटन नीतीश कुमार जी के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा यह जो है केंद्रीय कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, केंद्रीय कला किसके द्वारा है, यह केंद्रीय कला, ये पॉइंट को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा मंत्रालय पूछ लेता है। तो केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्रालय, ओके संस्कृति मंत्रालय, क्योंकि आर्ट से संबंधित है तो किसका रोल होगा, किसके द्वारा आयोजित किया गया है, केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित, जिसमें भारत सहित कितने देश शामिल है, जिसमें भारत सहित 29 देश शामिल हैं, 29 कंट्रीज, 29 कंट्रीज जो हैं शामिल है, 29 देश इसमें शामिल है। मंत्रालय है केंद्रीय कला एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया है। अब 29 देश शामिल है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि G20 सदस्य देशों को, तो G20 में कितने सदस्य देश है, तो 19 हो गए प्लस 1 UAE के आपके हो गए, तो टोटल G20 के हो गए, इसमें 29 देशों को इसमें शामिल किया गया है। अब इसी के साथ क्या किया गया, एक प्रोग्राम जो उनका और भी चलेगा और वह है बिहार म्यूजियम बिनाले, इसकी भी शुरुआत की गई है इसी के साथ। आप यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पर बिहार म्यूजियम बिनाले, ये और ये जो प्रोग्राम है करीब 5 महीने का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 5 महीने का है, जो कि आपका 7 अगस्त को ये भी स्टार्ट हुआ है, 7 अगस्त से ये भी स्टार्ट हुआ है, इसके साथ ये भी प्रारंभ हुआ है बिहार म्यूजियम बिनाले। ये भी कब से स्टार्ट हुआ है, 7 अगस्त से, मैं यहाँ का डेट मैं लिख दे रही हूँ, शायद वहाँ पे क्लियर बहुत ना समझ में आए। ये भी 7 अगस्त से ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा आपका 31 दिसंबर तक, ओके 31 दिसंबर तक यह प्रोग्राम, यानी जो 5 महीने तक यह चलेगा, इसमें 5 महीने तक चलेगा। अब बात आती है G20 को लेकर के, तो G20 को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिएगा कि G20 का जो मैं है इसका अभी कहाँ हो रहा है, इस साल भारत दिल्ली में आयोजित हो रहा है, इससे पहले इंडोनेशिया में किया गया था। G20 में एक वर्ड आता है आपका ट्राइका बोल करके, और ट्राइका का संबंध होता है कि विगत वर्ष, वर्तमान का वर्ष, जो विगत वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष, यानी आने वाले वर्षों में G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो लास्ट ईयर हुआ था इंडोनेशिया के बाली में। मैंने इसे काफ़ी टाइम से लिखा भी, अगर अभी भी लिख दूँ क्या, G20 सम्मेलन का अभी भी लिख दूँ, चलिए मैं इसको अभी भी लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहीं लिख दे रही हूँ, ओके। G20 इसका जो सम्मेलन है वो ट्राइका, एक वर्ड यहाँ ध्यान रखिएगा, ट्राइका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइका, और इस ट्राइका का संबंध होता क्या है, ट्राइका क्या है, TROIKA मैंने लिखा है, ऐसा ना हो कि समझने में मिस्टेक हो। इसका मतलब होता है कि विगत वर्ष, यानी विगत वर्ष लास्ट ईयर G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि इसका एडिशन कौन था, कौन सा संस्करण था, तो ये 17th संस्करण था, 17th, इसका अगर 17th एडिशन संस्करण जिसे आप बोलते हैं वो था। कब हुआ था यह, 2022 में। अब इस बार कौन सा हो रहा है, यानी 2023 है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, भारत कहाँ पर, दिल्ली में होगा, नेक्स्ट मंथ हो रहा है,
दिल्ली। और एडिशन की बात की जाए तो ये 17 था, अब 19th 18th हो रहा है। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 19th एडिशन होगा, 19th एडिशन होगा नेक्स्ट ईयर, 19th एडिशन। ओके, 19th एडिशन। इसके अलावा ये हो कहाँ रहा है? तो ये आपका हो रहा है ब्राजील। नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। और ब्राजील में कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो ये ध्यान रखिएगा 2022, 2023, 2024 ये तीनों को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट्स को। ये तो G20 की बात हो गई। हाँ, इसके साथ और ध्यान रखिएगा कि भारत इस साल इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और कब से कर रहा है? तो 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर तक भारत इसकी अध्यक्षता कब से कब तक कर रहा है? भारत इसकी जो अध्यक्षता है वो कर रहा है, भारत इसकी प्रेसिडेंसी कब से कब तक है भारत के पास? ये है 1 दिसंबर 2022 यानी लास्ट ईयर से लेकर के 30 नवंबर 2023। इसलिए इस बार जितने भी आप देखेंगे, जितने भी जो G20 के करीब करीब 200 से अधिक सम्मेलन किए गए हैं और उन सभी की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। क्योंकि इस साल प्रेसिडेंसी किसको मिली हुई है? भारत को मिली हुई है और भारत में आयोजित भी हो रहा है ये शिखर सम्मेलन। नाउ अब इसके साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स को देख लेते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स को देख लेते हैं। एडिशनल पॉइंट्स ये तो हो गई, ये बात हो गई आपकी G20 के एक कला प्रदर्शनी जिसके सदस्यों को आमंत्रित किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ महीने पहले G20 ओके, कौन सा सम्मेलन हुआ था? G20 के अंतर्गत कौन सा सम्मेलन हुआ था? लेबर 20 या L20 ओके, L20 ये कहाँ आयोजित किया गया था? यह कहाँ आयोजित हुआ था? यह लेबर 20 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका डेट भी ध्यान रखिएगा, 21 से लेकर के यह 23 जून तक, 23 जून 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यह पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। इसका मैंने इसलिए इसको लिखा है कि क्योंकि यह क्या है, यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये G20 का संबंध इससे है, कला प्रदर्शनी, और लेबर 20 भी का संबंध क्या होगा? G20 अंदर हो गया। तो लेबर 20 का कब से? 21 से 23 जून 2023 तक पटना में यह आयोजित किया गया था। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन इसका एक आप लोगों के पास बहुत उद्घाटन का जब भी नाम आता है तो लोग जनरली क्या कर देते हैं, अच्छा राज्य में जरूर सीएम के द्वारा किया होगा। नहीं, सीएम के द्वारा नहीं किया गया था, इसका उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा किया गया था। और राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर। ये मैं बहुत काफी नीचे लिख दे रही हूँ मैं, इसलिए नाम भी मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ। अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर मैंने लिखा है। राजेंद्र अर्लेकर कौन है ये? तो ये आपके राज्यपाल हैं। ये कौन है? बिहार के राज्यपाल हैं। ये सब ध्यान रख करके जाइएगा। मैं इसलिए इसको लिख रही हूँ क्योंकि यह क्या है, आपका कमिंग एग्जाम है आपका बीपीएससी का, तो बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। दूसरा न्यूज क्या देख लेते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार यानी ZSI के अनुसार भारत में 5% जो पक्षी हैं वो स्थानिक है। कितने परसेंट है भारत में? किसका ये डाटा किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डाटा दिया गया है, जिसमें भारत में जो 5% पक्षी है वो स्थानिक है। तो देख लेते हैं कि भारत में कितना दिया गया है। 1353 पक्षी प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। जो वैश्विक पक्षी विविधता का लगभग कितना है, ये इतना परसेंट ध्यान रखिएगा, 12.40%। भारत में कितनी पक्षी हैं? 1353 जो है पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। जो वैश्विक पक्षी विविधता का लगभग कितना है? 12% भी याद रखेंगे तो इनफ है। अब बात आती है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार यानी ZSI का रिपोर्ट है। ये किसका है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो यहाँ हमें देखना है कि इसके डायरेक्टर कौन है या इसका निदेशक कौन है। तो डॉक्टर धृति बनर्जी, डॉक्टर धृति बनर्जी, ओके बनर्जी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता है, कोलकाता, कोलकाता है, कोलकाता। क्लियर?
इसका स्थापना कब हुई थी, क्योंकि इस बार क्या किया गया है, 1 जुलाई को इसका 108वां जो है दिवस मनाया गया है। ZSI का अगर आप देखेंगे यहाँ पर ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस बार क्या किया गया था, 108वां दिवस भी मनाया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1916 से। अब अगर इस साल के बाद ये इसकी स्थापना है, ओके स्थापना है, ये लिख देती हूँ, स्थापना है ये। तो इस बार कितना मनाया गया है इसका 108वां दिवस, यानी 1 जुलाई 2023 में इसको 108वां स्थापना दिवस जो है इसका सेलिब्रेट किया गया है। ओके, अब इसके साथ थोड़ा सा न्यूज़ और देख लें कि इसमें बोला गया है कि यहाँ पर भारत के 5% पक्षी स्थानिक की गई है ना। तो रिसेंटली क्या किया गया था कि कुछ भारत में क्या किया गया था कि पशुओं का भी डाटाबेस जोड़ा गया था। भारत में क्या किया गया था, पशु डेटा बेस में 664 इतने पशु प्रजातियों को जोड़ा गया था, इतने पशु प्रजातियों को जोड़ा गया है। ये ध्यान रखिएगा, प्रजातियों को जोड़ा गया है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भारत में 5% पक्षी स्थानिक की बात की गई है, तो जो डाटाबेस अभी आई थी, आई थिंक ये लास्ट मंथ का न्यूज़ में था ये, कि पशु डेटाबेस में भी 664 जो है पशु प्रजातियों को जोड़ा गया है, पशु प्रजातियों को। क्लियर। अब इसके साथ थोड़ा और ध्यान दीजिएगा कि ये तो बात हो गई कि मतलब पूरे भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, स्पेशली बिहार में क्या किया गया था, बिहार में क्या किया गया है कि वहाँ पर पक्षी गणना हुई है, जो नवीनतम पक्षी गणना बिहार में की गई है। तो इसमें क्या किया गया, इस पक्षी गणना में करीब करीब कितने 205, ओके 205 प्रजातियां, 205 पक्षी गणना में कितनी 205 प्रजातियों को जोड़ा गया था, 205 प्रजातियां। और भारत में टोटल कितने 5% पक्षी को स्थानिक माना गया है। बिहार में क्या किया गया है, नवीनतम श्रेणी 205 प्रजातियों को जोड़ा गया। तो इस तरह के कुछ न्यूज जो एडिशनल में है उनको सबको एक जगह आप थोड़ा सा रख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा, सारे फैक्ट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट 1353 पक्षी यानी 1353 पक्षी प्रजातियों में जो 5% की बात की गई है, जो स्थानिक प्रजाति हैं, यानी टोटल कितने हैं उसमें 78। अगर 1353 पक्षी प्रजातियों की बात की जाए तो 78 उसमें क्या हो गया, स्थानिक प्रजाति हैं। पश्चिमी घाट में सबसे अधिक संख्या में कहाँ है, तो यह पश्चिमी घाट में है, जहां पर 28 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इसके बाद फिर अंडमान निकोबार पे देखते हैं तो 25 प्रजातियां हैं। ये डाटा को भी ध्यान रखिएगा। भारत में 5 स्थानिक पक्षियों को, जो 5 है इनमें से जो टोटल कितने 78 है, इसमें से 5 को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय माना गया है। IUCN की रेड लिस्ट में क्या किया गया है, इनको लुप्त प्राय। 17 को असुरक्षित और 11 को क्या माना गया है, संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सभी पॉइंट्स जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है, सबको 1 बाय 1 आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास का नवीनतम जो संस्करण है, पहली बार कहाँ किया गया है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह आयोजित किया गया है। ये 10 दिवसीय है, कितना है 10 दिवसीय है। कहाँ पर, मालाबार अभ्यास आयोजन कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, और ऐसा पहली बार कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार कर रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये 4 आप फ्लैग देख रहे हैं, है ना, 4 फ्लैग। तो इन चारों फ्लैग से बिल्कुल इमेज से ही समझ में आ जाएगा कौन कौन सा है। अमेरिका है, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो 4 कंट्रीज है ये आपके क्वाड के सदस्य देश हैं। ये चारों क्या हैं, इस चारों के चारों जो हैं आपके ये क्वाड के सदस्य देश हैं। ये चारों क्वाड कंट्रीज क्या है, ये क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज चारों कौन से हैं, क्वाड कंट्रीज में शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी हो जाता है। अब बात आती है कि 10 दिवसीय है, तो कब से इसका आयोजन हो रहा है, 11 से लेकर के 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल में शुरू होने वाला है। दैट्स इनफ, इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, अब चारों कंट्रीज का है, जैसे कि अमेरिका हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं इसको आप, क्योंकि बस वर्ल्ड मैप में थोड़ा आप इसको यहाँ पे देख लें कि जापान कहाँ है। तो आपका ये पूरा मैप यहाँ आप देख सकते हैं, जापान आपके इधर आ जाएगा। ओके, ये आपका जापान इधर आ गया। उसके अलावा आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया,
चलिए मैप में मैं लोकेट करवा देती हूँ, मैप में इसको बता दे रही हूँ। ये आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया, आ गया अमेरिका, आ गया भारत, यहाँ हो गया क्योंकि 4 ही कंट्रीज है। और रही बात जापान की, तो ये आपका जापान आ गया। ओके, जापान। क्लियर, ये 4 कंट्रीज हो गए आपके पास। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके साथ और क्या दिया है, इस अभ्यास के तुरंत बाद क्या होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास किया जाएगा। कौन सा होगा यह द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम क्या दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स। ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हो रहा है, तो AUS ये 3 को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और एक्सरसाइज हो गई, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट दिया गया कि मालाबार जो है यह कब स्टार्ट हुआ था, मालाबार अभ्यास 1992 में अमेरिका और भारतीय नौसेनाओं के बीच में यह द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में ही शुरू हुआ था 1992 में। इसमें शामिल जापान और ऑस्ट्रेलिया कब हुआ है, तो 2007 और 2020 में इसमें क्या हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया, और जो कि अब ये चारों हैं आपकी क्वाड के सदस्य कंट्रीज, क्वाड कंट्रीज हैं ये। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अम्ब्रेला कैंपेन चीयर फॉर इंडिया, अम्ब्रेला कैंपेन निकाला है। इसके तहत क्या किया है, अम्ब्रेला कैंपेन चेयर फॉर इंडिया के तहत एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल लॉन्च किया है। मतलब ये आप ये सोच लीजिए कि वन काइंड ऑफ ये मोटिवेशनल जो शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, ताकि जो इस प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं, उससे क्या हो, मोटिवेट हो, हल्ला बोल। ओके, इससे मोटिवेट हो, जिसका उद्देश्य क्या है, अभी क्या एक्चुअली है क्या, हांगजो कहाँ, चीन में एशियाई खेलों की मेज अब आयोजित होने वाली है। देखेंगे उसको कब आयोजित हो रहा है, तो इसका उद्देश्य हांगजो एशियाई खेलों में जाने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करना और इन खेलों के लिए जागरूकता फैलाना। तो हल्ला बोल के अम्ब्रेला कैंपेन, इसको क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि जब स्पोर्ट्स होता है तो बोलते हैं चीयर अप करते हैं, या चीयर फॉर इंडिया के लिए करना है। तो ये एक तरह का एक मोटिवेशनल मूवी जो है, शॉर्ट मूवी बनाई जा रही है, किसके लिए, जो प्लेयर्स हैं, जो जैसे सपोज एशियाई खेल में अभी होने वाली है, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको उत्साहित करने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि एशियाई खेल कब से स्टार्ट हो रहा है। एशियाई खेल अभी यह कब से होने वाला है, हांगजो कहाँ, चीन में। ये कहाँ इसका आयोजन होने वाला है, हांगजो चीन में इसका आयोजन होने वाला है। और कब से कब तक होगा ये कब से कब तक हो रहा है ये एशियाई खेल कब से, ये 19वां एशियाई खेल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है, 19वां एशियाई खेल है, जो कि आपके चीन में, हांगजो के झिंजियांग प्रांत है, लेकिन झिंजियांग प्रांत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल चीन याद रखिएगा यहाँ चीन पर होने वाला है। और कब से कब तक का आयोजन इसका हो रहा है, इस खेल का आयोजन हो रहा है आपका सितंबर 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन होने वाला है। 23 सितंबर ओके, 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023, कहाँ पे, चीन में। एक्चुअली ये होने वाला था कब, ये लास्ट ईयर होने वाला था, लास्ट ईयर नहीं 2022 में होने वाला था, बट कोविड-19 के कारण लास्ट ईयर सितंबर में होने वाला था, बट कोविड-19 के कारण इसको क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया था। और अब ये अभी 23 सितंबर से जो है यह स्टार्ट हो रहा है, कहाँ, 8 अक्टूबर तक चलेगा चीन में। क्लियर। अब जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हल्ला बोल लॉन्च किया गया है, ऐसे ही जब टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, तो उससे पहले भी कुछ इस तरह से ही टोक्यो आशा खेल, कुछ ऐसा ओलंपिक की आशा कुछ शुरू की गई थी। टोक्यो ओलंपिक के समय भी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बाई चांस अगर थोड़ा भी पूछे, तो टोक्यो ओलंपिक के पहले भी ऐसे ही एक मोटिवेशनल जो है शॉर्ट फिल्म लॉन्च की गई थी, टोक्यो ओलंपिक के समय में। चलिए, टोक्यो ओलंपिक, उस समय भी क्या हुआ था, एक इस प्रकार से ही शॉर्ट फिल्म जो है लॉन्च की गई थी, वो थी ओलंपिक की आशा। एक सीरीज चलाई जाती है ओलंपिक की आशा, ये शॉर्ट फिल्म को जो है लॉन्च किया गया था, ये शॉर्ट फिल्म चलाई गई थी। क्यों, ओलंपिक की आशा, ये सब मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट शोज, क्या दिया है, हाँ, 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजो झेंजियांग प्रांत में आयोजित होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार ने संजय कुमार अग्रवाल को CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया है,
CBIC, 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 CBIC का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, क्या लिख सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी केंद्रीय। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ओके, ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। तो सरकार ने क्या किया है? संजय कुमार अग्रवाल को CBIC का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है, संजय कुमार अग्रवाल को। और ये किसका स्थान लेंगे? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सुरजीत भुजबल को भी CBIC का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये भुजबल कौन है? सदस्य है, और इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये स्थान किसका ले रहे हैं? ये किसका स्थान लेंगे? तो विजय जौहरी का। किसका स्थान लेंगे? यह विवेक जौहरी का। स्थान किसका ले रहे हैं? ये विवेक जौहरी का। चलिए आगे मिल भी जाएगा, ये होगा आगे आगे ये पॉइंट आपको मिलेगा कि ये विवेक जौहरी का जो है यह स्थान ले रहे हैं, विवेक जौहरी। नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में, यानी CBIC को थोड़ा देख लेते हैं। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर और IGST के संग्रह से संबंधित क्या है? एक नीति निर्माण में शामिल है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। वैभव तनेजा को टेस्ला ने अपना मुख्य वित्त अधिकारी यानी CFO नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? वैभव तनेजा को। वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। टेस्ला का मुख्य वित्त अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है। और यह स्थान किसका ले रहे हैं? ये किसका स्थान लेंगे? जाचरी किरखॉर्न, जाचरी किरखॉर्न का यह स्थान लेंगे। जाचरी किरखॉर्न का स्थान ले रहे हैं, जाचरी किरखॉर्न का। टेस्ला क्या है? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ? ऑस्टिन टेक्सास यानी अमेरिका में है। और एलन मस्क इसके कौन है? एलन मस्क CEO है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। प्रार्थना थोम्बरे ने बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट में, इसमें जो महिला टेनिस हार्ड कोर्ट की स्पर्धा हुई थी उसमें युगल खिताब जीता है। कौन है? प्रार्थना थोम्बरे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? प्रार्थना थोम्बरे ने युगल खिताब जीता है। भारत ने श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। किसके लिए? यह डिजिटल पहचान परियोजना के लिए किया गया है। अमहरा झड़पों के बीच इथोपियाई ने क्या किया था? आपातकाल की स्थिति को घोषित कर दिया है। तो किसने किया है? इथोपिया ने किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और इसका यह इस साल का 9वां एडिशन था। स्टार्ट कब हुआ है? 2015 से हुआ है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो आपकी क्या हुई थी? 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त को ही आरंभ हुआ था। तो इसके आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हथकरघा वाला, ठीक है? हथकरघा, क्योंकि इस बार जो है सरकार थोड़ा सा चीजों को प्रमोट कर रही है। PM मोदी 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। 508 रेलवे स्टेशन। लोकप्रिय तेलुगु गायक जी विठल राव का क्या हो गया है? निधन हो गया। इनको गद्दर के नाम से भी जाना जाता था। भारत और नेपाल ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। टोटल कितने हैं? 4 समझौतों पर भारत और नेपाल के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 3 शिक्षा से जुड़ा हुआ है और एक आपका जल आपूर्ति और स्वच्छता से है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा और देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण यानी बिहार में। क्या किया गया? गेंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने के लिए बिहार के द्वारा राइनो टास्क फोर्स का गठन। राइनो टास्क फोर्स का किसके लिए? गेंडा के संरक्षण के लिए। ओके। और ये जो VTR आप देख रहे हैं ये 18वां
ये 18वां है, अगर क्रम में देखेंगे तो 18वां जो है बाघ संरक्षण योजना भी है, 18वां है ये टाइगर रिजर्व। कौन सा है? 18वां। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा कि बिहार में भी बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की संख्या बिहार में कितनी है? 54 है। जो लास्ट ईयर कितनी थी? 31 थी। इस बार कितनी है? 54 है। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस पोर्टल की शुरुआत की है? स्टडी इंडिया पोर्टल की शुरुआत किया है। किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है? केरल में। गूगल ने बेल्जियम देश की ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट विली ब्रुइन की कौन सी जयंती मनाई है? तो 109वीं जयंती मनाई है। किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है? तो ये कौन सा है? अमृत भारत स्टेशन योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने क्या किया है? किस राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रह की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु में। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? इथोपिया में। इथोपिया में आपातकाल की घोषणा की गई है। विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। किसने नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव जो बुक फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। IFFM, ये क्या है? IFM थोड़ा देख लेते हैं। IFFM, इसको फुल फॉर्म अगर लिखा जाए तो आप इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ क्या गया? IFFM है ना, ऑफ मेलबोर्न। मेलबोर्न द्वारा किसको डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसका होगा? मृणाल ठाकुर को। मृणाल ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लेंगे? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। भारत को किस देश से एंटीटेक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली है? इजराइल। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल। इसके अलावा फिर देख लेते हैं, किस सभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी मिली है? लोकसभा में। विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। किस सरकार ने महिलाओं को राज्य स्तरीय तिलू रौतेली पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने किया है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2 के तहत विकास के लिए यूपी में निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों की पहचान की है? तो कौन कौन सा है? 2 स्थान कौन कौन से हैं? वो प्रयागराज, नेमिसरैणी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी 7 अगस्त को डैश में आयोजित की गई। बिहार संग्रहालय, उत्तर प्रदेश संग्रहालय, झारखंड संग्रहालय, उड़ीसा संग्रहालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बिहार संग्रहालय पटना में यह आयोजन किया जा रहा है, जो 2 महीने का फेस्टिवल है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन के अनुसार भारत में डैश पक्षी स्थानिक है? 15%, 10%, 12%, 5%। तो राइट आंसर क्या होगा? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ला ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है? वैभव तनेजा, लक्ष्मण नरसिम्हा, विवेक सिंह, अरविंद कृष्णा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला ने किसको किया है? वैभव तनेजा के, जो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2023 को लोकसभा द्वारा पारित तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, उस पर विचार करना है। यह तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें 3 साल तक की जेल की जो सजा हटाने का प्रावधान है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CBSE ने डैश के छात्रों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया। तो किसके छात्र, किन छात्रों के लिए? तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 1 से 5 तक है, क्लास 4 से 12 तक है, क्लास 1 से 10 तक है, क्लास 1 से लेकर के 12 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास 1 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए क्या कर दिया गया है? स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है, जिसमें योग को भी शामिल कर दिया गया कि योग भी इसमें मस्ट है। सरकार ने डैश में भेदभाव विरोधी मानदंडों को संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। उच्च विश्वविद्यालय, स्कूल, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, IIM और IIT। तो सरकार ने कहाँ के लिए किया है? यह उच्च विश्वविद्यालय में भेदभाव विरोधी। एक्चुअली क्या हुआ था कि आप देख रहे हैं, कुछ पहले न्यूज में चल भी रहा था, IIT मद्रास हो गया या IIT आपके कानपुर हो गया या सॉरी, या आपका
आईआईटी कानपुर हो गया, या इसके अलावा आपका आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग क्या कर रहे थे, इनकी आत्महत्या की घटनाएं जो हैं ज़्यादा हो रही थी। तो सरकार ने क्या किया कि जो उच्च विश्वविद्यालय हैं जिसमें होता क्या है, जो दिया गया है कि भेदभाव विरोधी, तो उच्च विश्वविद्यालयों में अगर आप देखेंगे SC ST हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, या OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए, या अन्य अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव शामिल था। तो इसलिए इन जो भी आपके जैसे मैंने भी बताया आपको, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, तो इन परिसर में क्या हो गया था कि सॉरी जो समाज के अप्रोक्स आधा दर्जन जो आप देखेंगे कि इस मतलब वन काइंड ऑफ ए भेदभाव से ग्रसित होकर के जो हाशिए वर्ग से आते हैं, करीब करीब हाशिए वर्ग से स्टूडेंट्स आते हैं, तो इनका क्या किया गया था एक्सट्रीमली सॉरी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हास्य वर्ग से जो स्टूडेंट आते थे, उनकी आत्महत्या की घटनाएं जो है ज़्यादा सुनने को मिली थी। इसलिए सरकार ने क्या किया कि उच्च विश्वविद्यालय में भेदभाव विरोधी मानदंडों को संशोधित करने के लिए एक विशेष जो है पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हरीश कुमार सिंह, सुरजीत भुजबल, संजय कुमार अग्रवाल, राजीव जौहरी। तो क्या हो जाएगा, संजय कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये कौन है, सदस्य हैं, और ये स्थान किसका ले रहे हैं, स्थान किसका ले रहे हैं, विवेक जौहरी का, विवेक जौहरी का, विवेक जौहरी का स्थान ले रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 77, 79, 80, 81। तो कौन सी वर्षगांठ हो जाएगी 8 अगस्त को? 81 वर्ष। ओके, चलिए। हुन मैनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया। हुन मैनेट को किस देश के प्रधानमंत्री? कंबोडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आज के क्लास के हमारे सभी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।